पुरानी डायरी के पन्ने पलटते हुए अनुष्का को जब मालिनी के गांव का पता मिला तो उसे लगा जैसे कोई खजाना हाथ लग गया है। अनुष्का को अतीत में मालिनी के कहे शब्द याद आ गए। मेरे पति को अपने गांव से बड़ा लगाव है। गांव से नाता बना रहे, इसके लिए वह साल में 1-2 बार गांव जरूर जाते हैं। यही सोचकर अनुष्का खुश थी कि अब वह मालिनी को पत्र लिख सकती है और जब भी उसके पति गांव जाएंगे तो वहां भेजा उसका पत्र उन्हें जरूर मिल जाएगा। मालिनी को कितना आश्चर्य होगा जब वह इस चौंका देने वाली खबर के बारे में जानेगी। अनुष्का के दिमाग में मालिनी की चाची के साथ घटित हुआ वह हादसा तस्वीर की भांति घूमने लगा जिसे मालिनी ने कॉलेज के दिनों में उसे बताया था। मैं और मालिनी BA कर रही थीं। दशहरे की छुट्टियां होने वाली थीं, इसलिए ज्यादातर अध्यापिकाएं घर चली गई थीं। उस दिन खाली पीरियड में हम दोनों कॉलेज कैंपस के लॉन में बैठी थीं। मैंने मालिनी से पूछा, आज तो तुम भी व्रत होगी? मालिनी ने बड़े रूखेपन से कहा था, नहीं, घर में बस मुझे छोड़कर सभी का व्रत है। मेरी तो धर्म कर्म से आस्था ही मर गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मैंने हंसते हुए पूछा तो मालिनी और भी गंभीर हो उठी और बोली, अनुष्का, मेरे यहाँ एक बड़ी दर्दनाक घटना घट चुकी है जिसकी चर्चा भी अब घर में नहीं होती। मैं उत्सुकता से मालिनी को एकटक देखे जा रही थी। उसने कहा, मेरी चाची को तो तुमने देखा है। वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ विंध्याचल गई थी। चाची की बहन सुनीता अविवाहित थी लेकिन पूजा पाठ, धर्मकर्म में उसकी बड़ी रुचि थी। वे तीनों कई दिनों तक विंध्याचल में एक पंडे के घर रुकी रहीं। रोज गंगा स्नान, पूजन, दर्शन और पंडे के यहाँ रात्रि निवास, उनका यही क्रम चल रहा था। एक दिन सुनीता खाना बना रही थी। उसे छोड़कर चाची और उनकी माँ पूजा करने मंदिर चली गईं। कुछ देर बाद जब वे लौट कर आई तो सुनीता को घर में न पाकर उन्होंने पंडे से पूछा तो उसने बताया कि सुनीता भी खाना बनाने के बाद गंगा स्नान को कहकर यहाँ से चली गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब सुनीता का कहीं पता न चला तो उन्होंने घर पर खबर भेजी। घर के पुरुष भी विंध्याचल आ गए। कई दिनों तक वे लोग सुनीता को इधर उधर ढूंढते रहे। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराए लेकिन सुनीता का कहीं पता नहीं चला। चाची की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह पागलों की तरह हर किसी से सुनीता के बारे में ही पूछती रहती। ये पीड़ा वह अधिक दिनों तक नहीं झेल सकी और कुछ ही महीने बाद उनकी मौत हो गई। बेटी के गायब होने से चाची के पिता तो पहले ही टूट चुके थे, पत्नी के मरने के बाद तो एकदम बेसहारा ही हो गए। बीमारी की हालत में मेरे चाचा जी उन्हें गांव से यहाँ ले आए। कुछ दिन इलाज चला लेकिन अंत में वह भी चल बसे। उसके बाद तो सुनीता मामले का अंत सा हो गया। अब उस घटना की एकमात्र गवाह मेरी चाची ही बची हैं जो सीने में सब कुछ दफन किए बैठी हैं। उनकी हंसी जैसे किसी ने छीन ली हो, इसीलिए मुझ पर हमेशा पाबंदियां लगाए रहती हैं। इतने समय जाना है, इतने समय तक आना है, तरह तरह की चेतावनी मुझे देती रहती हैं। मुझे चाची पर बड़ा गुस्सा आता था। उनकी टोका टाकी से परेशान होकर मैंने एक दिन चाची को बुरी तरह झिड़क दिया था। तभी चाची ने मुझे ये घटना रो रो कर बताई थी। अनुष्का, उसी दिन से मेरा मन धर्म कर्म, पूजा पाठ, व्रत उपवास से बुरी तरह उचट गया। उक्त घटना ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरी निसंतान चाची, जिस संतान की कामना से गई थी उनकी वह इच्छा आज तक पूरी नहीं हो सकी है। चाची की मां कुंवारी बेटी सुनीता को अच्छा घर-बार पाने की जिस कामना के लिए विंध्याचल गई थी वह पूरी होनी तो दूर, सुनीता बेचारी तो दुनिया से ही ओझल हो गई। अब तुम ही बताओ अनुष्का, मैं क्या उत्तर दूं अपने मन को? मालिनी की बातें सुनकर वास्तव में मैं निरुत्तर और ठगी सी रह गई। मालिनी ने मुझे कसम दी थी कि इस घटना की चर्चा मैं कभी किसी दूसरे से न करूं क्योंकि उसके परिवार की इज्जत, मर्यादा का सवाल था। BA के बाद मालिनी की शादी हो गई। उसकी ससुराल झांसी के एक गांव में है। शादी के बाद भी हमारा संपर्क बना रहा। उसने अपने गांव का पता मेरी डायरी में ये कहकर लिख दिया था कि मेरे पति को गांव से बहुत लगाव है। वहां उनका आना जाना लगा ही रहता है। कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी हो गई। मैं जब भी मायके जाती तो मालिनी का समाचार मिल जाता था। लेकिन बाद में मालिनी के पिता स्कूल से रिटायर होने के बाद अपने पुश्तैनी घर मथुरा चले गए और उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया। मैं अपने छोटे बेटे का मुंडन कराने विंध्याचल गई थी। मुझे क्या पता था कि सुनीता की जीवन कथा में अभी एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है जिसका सूत्रपात मेरे ही हाथों होगा। तभी से मेरे मन में अजीब सी खलबली मची हुई है।
जी करता है किसी तरह मालिनी मिल जाए तो मन का बोझ हल्का कर लूं। जाने उसकी चाची अब इस दुनिया में है भी या नहीं। अचानक पति की इस आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं 5 मिनट से खड़ा तुम्हें देख रहा हूँ और तुम इन पुरानी किताबों और डायरी में न जाने क्या तलाश रही हो। मेरा ऑफिस से आना तक तुम्हें पता नहीं चल सका। अनुष्का, यही हाल रहा तो तुम एक दिन मुझे भी भूल जाओगी। अब उस घटना के पीछे क्यों पड़ी हो जिसका पटाक्षेप हो चुका है। नहीं, सुमीर, मालिनी को सब कुछ बताए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। आज उसका पता मुझे मिल गया है। परिस्थितियों ने तुम्हें उस घटना का राजदार तो बना ही दिया है सुमीर। अच्छा खासा किरदार तुमने भी तो निभाया है। मालिनी को सब कुछ जानकर कितना आश्चर्य होगा। कैसा लगेगा उसे जब दुखों की पीड़ा और खुशियों की हिलोरें उसके मन में एक साथ तरंगित हो उठेगी। हो सकता है उसकी चाची भी अभी जीवित हो और सब कुछ जानने के बाद और कुछ नहीं तो उनके मन को एक शांति तो मिलेगी ही। सुमीर बोले, मैडम अब जरा आप इन झंझावातों से बाहर निकलें और चलकर चाय नाश्ते की व्यवस्था करें। ठीक है, मैं नाश्ता बनाती हूँ। आप दोनों बच्चों को बाहर से बुला लें। मम्मी, मेरा होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ है। प्लीज करा दो ना। बड़े भोलेपन से पिंटू ने अनुष्का से कहा। बेटे, आप लोग आज सारे काम खुद ब खुद करो। तुम्हारी मम्मी अपनी पुरानी सहेली को पत्र लिखने जा रही हैं जो शायद सुबह तक ही पूरा हो पाएगा। क्यों अनुष्का, सही कह रहा हूं ना? बेशक, आप सच कह रहे हैं। मालिनी को पत्र लिखे बिना मेरा मन न तो किसी काम में लगेगा, न ही चित स्थिर हो सकेगा। संजीदगी भरे पत्र के लिए रात का शांतिपूर्ण माहौल ही अच्छा होता है। अनुष्का विचारों में खोई हुई पेन और पैड लेकर मालिनी को पत्र लिखने बैठ गई। स्नेहमयी मालिनी, मधुर स्मृति, इतने लंबे अरसे बाद मेरा पत्र पाकर तुम अचंभित तो होगी ही, साथ ही रोमांचित भी। बात ही कुछ ऐसी है जो अकल्पनीय होते हुए भी सत्य है। अच्छा तो बगैर किसी भूमिका के मैं सीधे मुख्य बात पर आती हूँ। पिछले माह हम अपने छोटे बेटे पिंकू का मुंडन कराने अपने पूरे परिवार के साथ विंध्याचल गए थे। शायद मेरे ये वाक्य तुम्हारे दिमाग में एक पुरानी तस्वीर खींच रहे होंगे। सच, मैं उसी से संबंधित घटना तुम्हें लिख रही हूँ। उस दिन सोमवार था। हम वहां रुकना नहीं चाहते थे लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि हमें शीतला पंडे के यहाँ ठहरना पड़ा। दूसरे दिन पिंटू का मुंडन हो गया। हमने सोचा थोड़ा घूम फिर कर आज ही निकल जाएंगे। हम एक टैक्सी तय कर उसमें बैठ ही रहे थे कि शीतला पंडे का लड़का, जिसका नाम भानु था, मेरे पास आकर बोला कि मान जी, हमें भी साथ ले चलिए, आपका बड़ा उपकार होगा। और बीच बीच में वह सहमी निगाहों से अपने घर की तरफ भी देख लेता था। मुझे उस पर बड़ी दया आई। मैंने सुमीर से उसे भी साथ ले चलने के लिए कहा तो वह बोले कि देख रही हो, इसके घर के सभी लोग मना कर रहे हैं। तुम जानती तो हो नहीं, घर वाले सोच रहे होंगे कि बेटा धंधा छोड़कर कहीं घूमने न चला जाए। खैर, मेरे कहने पर सुमीर शीतला पंडे से भानु को साथ ले जाने की बात कह आए और वह मान भी गया। मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश थे। वे विंध्याचल के पहाड़ और पत्थर देखकर उछल रहे थे। हम लोग मंदिर पहुंच गए और वहीं बैठकर नाश्ता करने लगे। बातों के सिलसिले में मैंने सुमीर से कहा कि ऐसे स्थानों पर पिकनिक मनाना कितना अच्छा लगता है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का आनंद एक साथ मिल जाता है। भानु, तुम भी खाओ, कहकर मैंने पहला कौर मुंह में उतारा ही था कि वह जोर जोर से रो पड़ा। अचानक उसका रोना देख हम परेशान हो गए। लेकिन मालिनी, भानु की कहानी तो हर पल रुलाने वाली थी। भानु रोते हुए कहे जा रहा था कि मां जी, बाबूजी, मुझे इस नरक से निकाल लीजिए। शीतला मेरा बाप नहीं, मेरा काल है जो मुझे खा जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे अपने साथ ले चलिए, मां जी। भानु की आंखों में समंदर उमड़ रहा था। उसने धीमे स्वर में अपनी जो कहानी सुनाई वह तुम्हारे द्वारा बताई कहानी ही थी। भानु तुम्हारी चाची की छोटी बहन सुनीता का बेटा है। मैंने भानु को चुप कराया और आगे की बात जल्दी पूरी करने को कहा क्योंकि उसको टैक्सी ड्राइवर का खौफ भयभीत किए जा रहा था। मैंने सुमीर के कान में यह समस्या बताई तो सुमीर जाकर ड्राइवर से बातें करते हुए उसे कुछ आगे ले गए। भानु अब थोड़ा आश्वस्त होकर आंसू पोंछता हुआ कहने लगा कि मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे अपनी कहानी सुनाई थी जो इस प्रकार है। उस दिन जब मेरी अम्मा और दीदी मंदिर चली गई तो शीतला मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि सुनीता, क्या बनाया है आज, जरा मुझे भी खिलाओ। मैं थाली में खाना लगाने लगी तो शीतला बोला कि तू तो बड़ी भोली है।
सुनीता, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अच्छा, खाना तो बना ही चुकी है। चल तुझे आज घुमा लाऊं। अभी अम्मा और दीदी आ जाएं तो साथ ही चलेंगे सब लोग। मैं अपनी बात कह ही रही थी तभी शीतला ने मुझे पकड़कर कुछ सुंघा दिया था। बस मुझे सुस्ती छाने लगी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक बड़े से पुराने मकान में कैद पाया। वहां शीतला के साथ कुछ लोग और थे जिनकी आवाजें ही मुझे सुनाई पड़ती थी। मेरा कमरा अलग था जिसमें शीतला के सिवा और कोई नहीं आता था। भानु अपनी माँ की कही कहानी को विस्तार से सुना रहा था। एक दिन मैं वहां से भागने का रास्ता तलाश रही थी कि शीतला भाग गया। फिर तो उसका रौद्र रूप देखकर मैं कांप गई। मुझे कई तरह से प्रताड़ित करने के बाद वह बोला कि आगे से ऐसी हरकत की तो ऐसी दुर्गति बनाऊंगा कि तुझे खुद से भी नफरत हो जाएगी। अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मैंने इसे ही अपनी तकदीर मान लिया और होंठ सीकर चुप रह गई। एक दिन मेरे कहने पर शीतला ने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे पत्नी का चोला जरूर पहना दिया। साल भर के अंदर ही तेरा जन्म हुआ। शीतला ने बड़ा जश्न मनाया। खुश तो मैं भी थी कि मेरा भी कोई अपना आ गया। साथ ही मैं कल्पना करने लगी कि मेरा बेटा ही मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन क्या पता था कि यह राक्षस तुझ पर भी जुल्म ढाएगा। गलती मेरी ही है। कभी कभी गुस्से में मेरे मुंह से निकल जाता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर तुझे बताएगा। बस तभी से शीतला के मन में भय सा व्याप्त हो गया था। भानु ने आगे बताया कि मेरी माँ जिस दिन अपनी दुख भरी कहानी बताकर रो रही थी शीतला छिपकर सब कुछ सुन रहा था। वह गुस्से में तमतमाया, गड़ासा लेकर आया और मेरे सामने ही मेरी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुझे तरह तरह से समझाया और डराया धमकाया। मैं भी बेबस लाचार था। माँ के चले जाने से मैं एकदम अकेला पड़ गया था, लेकिन मेरे मन में बदले की जो आग लगी थी वह आज तक जल रही है। माँ जी। भानु की कहानी दिल दहला देने वाली थी, लेकिन हम कर ही क्या सकते थे। खैर, उस समय उसे दिलासा देकर हम वापस लौट आए थे। यद्यपि भानु पर बड़ा तरस आ रहा था। वह आंखों में आंसू लिए मायूसी से हमें देख रहा था। भानु यानी तुम्हारी चाची की बहन सुनीता का बेटा मालिनी। तुम्हारी बताई वह घटना मेरी आंखों के सामने नग्न सत्य बनकर खड़ी थी, जो मेरी आस्था पर चोट कर रही थी। साथ ही यह पूरे समाज के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर रही है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना है। खासकर हम औरतें अपनी मर्यादा पर यह प्रहार कब तक सहती रहेंगी, इसका भी जवाब हमें खुद तलाशना है। धर्म की आड़ में धर्म के ठेकेदार कब तक ये नंगा नाच करते रहेंगे? ऐसे अनेक सवाल हैं मालिनी, जिनके जवाब हमें ही तलाशने हैं। खैर, अभी तो मैं अपनी मुख्य बात पर आती हूँ। हाँ, तो दूसरे दिन हम अपने घर आ गए। सुमीर से मैं बार बार भानु को छुड़ा लाने की सिफारिश करती रही। मेरे इस आग्रह पर उन्होंने यहाँ पुलिस स्टेशन में सूचना भी दर्ज कराई। यहाँ से विंध्याचल थाने पर संपर्क करके जांच पड़ताल शुरू हो गई। यहाँ से पुलिस टीम विंध्याचल गई। दुर्भाग्य से वहां के दरोगा की सांठगांठ भी शीतला से थी, जिससे शीतला को पुलिस कार्रवाई की भनक लग गई थी। लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफल हो गई। भानु ने पुलिस के सामने कई रहस्य उजागर किए। खैर, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि शीतला को आजीवन कारावास हो गया है और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। भानु 8वीं तक पढ़ा था, सो आजकल वह एक सरकारी दफ्तर में चपरासी है। उसने अपना घर परिवार बसा लिया है और अपना अतीत भूलकर वह एक नई जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा है। उसका ये कहना कितना सच है कि धर्मस्थलों में एक शीतला नहीं अनेक धूर्त शीतला अभी भी मौजूद हैं, जो देवी देवताओं की आड़ में भोली जनता और महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। मैं सोच सकती हूँ कि मेरा पत्र पढ़कर तुम्हें कैसा लग रहा होगा, पर सब कुछ सत्य है। मिलने पर तुम्हें विस्तार से सारी बातें बताऊंगी। भानु अपनी माँ द्वारा दिए नाम से ही अब जाना जाता है। पत्र का उत्तर फौरन देना। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रतीक्षा के साथ।